क्या आप जानते हैं कि कोका कोला, जो आज खुशी और एकता का प्रतीक मानी जाती है, का इतिहास इतना उज्जवल नहीं है जितना उसके विज्ञापन हमें दिखाते हैं। हर साल अरबों खर्च कर यह ब्रांड आपको सिर्फ एक शीतल पेय नहीं बल्कि खुशी, सद्भाव और उत्सव का विचार बेचता है। लेकिन क्या यह सब उसकी वास्तविक सच्चाई को छुपाने का एक तरीका है? कंपनी के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे। उन्होंने बीमारी, सूखा, शोषण और बहुत कुछ बुरा किया है। इसलिए तैयार हो जाइए, हम 3 अलग-अलग शताब्दियों में फैले अविश्वसनीय इतिहास की यात्रा पर जा रहे हैं। हम जांच करेंगे कि कैसे कोका कोला वास्तव में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ब्रांडों में से एक बन गया और किस कीमत पर, क्योंकि एक बात तो तय है कि आप लोगों को सच बताकर चीनी पानी बेचकर साम्राज्य नहीं बना सकते। किंग्स की नजर में कोका कोला आपको ताजगी भरा नया एहसास देता है। बर्फीले ठंडे कोका कोला जैसा कुछ नहीं है। 1880 के दशक में एक ऐसा माहौल था जहां लोग कोका कोला का आनंद लेते थे। डॉक्टरों के खिलाफ थोड़ा विरोध हुआ और लोगों ने घरेलू उपचार का उपयोग करना शुरू कर दिया और धोखेबाज उद्यमियों के एक समूह ने इस अवसर का फायदा उठाया और एलेक्सा में औषधियां बनाना शुरू कर दिया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि उनमें कई प्रकार के चिकित्सा लाभ हैं। सच्चाई यह थी कि वे ज्यादातर खतरनाक अप्रभावी थे, विभिन्न रसायनों का मिश्रण, लेकिन बिना किसी विनियमन के वे जो भी स्वास्थ्य लाभ चाहते थे उसका दावा कर सकते थे। इसलिए व्यापार फल फूल रहा था। एक लोकप्रिय पेटेंट दवा को विनमार्नी कहा जाता था, जिसमें शराब और कोकीन का मिश्रण होता था, जो कथित तौर पर लगभग किसी भी तत्व या बीमारी को ठीक कर देता था जब तक आप हर दिन 3 गिलास पीता था। और एक व्यक्ति जो इस पेय को बिल्कुल पसंद करता था, वह जॉन पीटन नाम का एक आदमी था, जो युद्ध का अनुभवी था, जो लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। डॉक्टरों ने वास्तव में सोचा था कि वह मरने वाला है और उसे कुचलने की कोशिश करने के लिए मॉर्फिन पर उसे खुराक दी गई थी। अपने अंतिम कुछ घंटों के लिए दर्द सहना पड़ा, लेकिन जॉन किसी तरह बच गया। हालांकि उसने एक गंभीर मॉर्फिन की लत विकसित कर ली थी। यही कारण है कि जब उसने वाइनमारियानी की खोज की तो वह इस पेय पर आदी हो गया। उसने सोचा कि यह उसकी मॉर्फिन की लत पर काबू पाने में उसकी मदद कर रहा था और निश्चित रूप से इसे पीने के बाद वह वास्तव में बेहतर महसूस हुआ। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह औषधीय था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें वाइन और कोकीन शामिल थे। लेकिन चूंकि पीटन को यह पेय पसंद था और वह खुद एक रसायनज्ञ थे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का संस्करण बनाने का फैसला किया और 1884 में उन्होंने फ्रांसीसी शराब कोका लॉन्च किया, जो मूल रूप से कोकीन की नकल थी। 6 मरियानी के साथ कुछ और सामग्री मिलाई गई और फिर भी यह नकल पेय जल्द ही कोका बन गया। अब पीटीओएन के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। वह कोई सांप या विक्रेता नहीं था जो जानबूझकर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में अपने उत्पादों में विश्वास करता था। हालांकि पिम बटन का समय भयानक था। सिर्फ 1 साल बाद निषेध कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगाने के कारण पिम्बटन को अपने पेय पदार्थ से वाइन निकालकर उसकी जगह कार्बोनेटेड पानी डालना पड़ा। लेकिन इससे पेय पदार्थ का स्वाद बहुत कड़वा हो गया, इसलिए उन्होंने इसे संतुलित करने के लिए इसमें भारी मात्रा में चीनी मिला दी। अब चूंकि वाइन निकाल दी गई थी, इसलिए वे इसे पीना जारी रख सकते थे। फ्रांसीसी शराब कोका बेच रहे थे, लेकिन उन्हें एक नए नाम की आवश्यकता थी। सौभाग्य से पिम्बटन के मुनीम फ्रैंक रॉबिन्सन ने एक आकर्षक लगने वाला सुझाव दिया। कोका कोला अब कंपनी बाद में दावा करेगी कि नाम का कोई मतलब नहीं है और यह सिर्फ एक अच्छा लगने वाला अनुप्रास है। बेशक यह नहीं है, यह सच नहीं है। यह नाम पेय के 2 मुख्य अवयवों का संदर्भ था, कोलन नट जिसमें कैफीन था और कोका पत्ती जिसमें आज भी कोकीन था। कोका कोला इस बात से इनकार करता है कि उसके फॉर्मूले में कभी कोकीन था, जबकि यह बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित है कि इसमें कोकीन था। कोका पत्ती जिसमें कोकेन होता है। अंततः 1929 तक उन्होंने कोका पत्तियों से सभी सक्रिय कोकेन को हटाने का एक तरीका खोज लिया, जब यह स्पष्ट हो गया कि कोकेन वह जादुई दवा नहीं थी जैसा उन्होंने पहले सोचा था। लेकिन 1880 के दशक में किसी को भी इसकी चिंता नहीं थी। डॉ में कोकेन, इसलिए अब शराब को हटा दिया गया था। कोका कोला बेचा जा सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि बहुत से लोग इसे नहीं खरीद रहे थे। पिम्बटन अभी भी लोगों को पेय के औषधीय पहलू को बेचने की कोशिश कर रहा था। कोका कोला के शुरुआती विज्ञापन इसे एक हानिरहित अद्भुत मस्तिष्क टॉनिक के रूप में वर्णित किया गया है, जो सिर दर्द और पेट की खराबी से राहत देता है। लेकिन इसकी बिक्री धीमी थी क्योंकि अनगिनत अन्य पेटेंट दवाएं वही चीज पेश कर रही थीं, इसलिए कोक वास्तव में सामने नहीं आया। इस बीच पिम्बटन लगातार बीमार हो रहा था।
उसका दर्द बदतर हो रहा था और उसकी लत मजबूत होता गया और 1888 तक जॉन पिम्पटन की मृत्यु हो गई। त्रासदी यह है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका पेय जल्द ही पूरे ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध पेय में से एक बन जाएगा, संगीत। पिम्पटन की मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने कंपनी को $2300 में बेच दिया। आसा कैंडलर नामक महत्वाकांक्षी वर्कहॉलिक ने अन्य लोगों के स्वामित्व वाले किसी भी बकाया शेयर को खरीदना शुरू कर दिया ताकि वह कंपनी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख सके। बाद में जांच में पाया गया कि कैंडलर ने वास्तव में उन सभी शेयरों को नहीं खरीदा था क्योंकि कुछ दस्तावेजों में जाली हस्ताक्षर थे। शायद कभी पता न चले कि वास्तव में क्या हुआ था क्योंकि कैंडलर ने कंपनी के शुरुआती रिकॉर्ड जला दिए थे, क्योंकि 1890 के दशक तक एसीए कैंडलर कोका कोला के पूर्ण प्रभारी थे। लेकिन याद रखें कि पेय वास्तव में नहीं था। यह पहले इतना लोकप्रिय था कि कैंडलर ने शहर को कोक ब्रांड के बैनर, बिलबोर्ड और प्लेकार्ड से भरना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां तक कि कोका कोला के लोगों को खलिहानों पर भी चित्रित किया और मूल रूप से वे जो कुछ भी कर सकते थे उस पर कोका कोला का लोगो चिपका दिया ताकि लोग हर जगह लोगों को देखने लगें। लेकिन कोक का यह पहला मार्केटिंग की प्रतिभा का नमूना यह था कि क्षेत्र के प्रत्येक फार्मेसी से संपर्क किया जाए, उनके शीर्ष ग्राहकों की सूची ली जाए और उन्हें कोका कोला के लिए एक मुफ्त कूपन भेजा जाए। तर्क यह था कि लोगों को मुफ्त परीक्षण देने से वे जीवन भर के लिए ग्राहक बन जाएंगे, खासकर तब जब पेय रोकना। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि कोका कोला को दवा के रूप में विज्ञापित करना गलत रणनीति थी। न कि केवल बीमार लोगों को इसका विपणन करना, बल्कि इसे एक स्वादिष्ट आरामदायक पेय के रूप में पेश करके सभी को इसका विपणन करना जिसका कोई भी आनंद ले सकता था। कोका कोला को पेटेंट दवा उद्योग से अलग करने का अतिरिक्त लाभ, जिसे जल्द ही बहुत अधिक जांच का सामना करना पड़ेगा जब लोगों को पता चलेगा कि उनके अधिकांश दावे पूर्णतः झूठ थे। कोका कोला की मास मार्केटिंग रणनीति एक बड़ी सफलता थी क्योंकि एसईएस तेजी से बढ़ने लगा। कैंडलर विज्ञापन में अधिक से अधिक धन का निवेश किया और यहां तक कि पेय का समर्थन करने के लिए फिल्म सितारों और एथलीटों को भुगतान करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय यह था, कोका कोला ने कई विपणन रणनीतियों का बीड़ा उठाया जो जल्द ही आम हो गईं। उदाहरण के लिए सेक्स बिक्री इन दिनों एक विज्ञापन क्लिच हो सकती है, लेकिन बहुत कम मुख्यधारा की कंपनियों ने इसका उतना फायदा उठाया जितना कोक ने कोका कोला गर्ल्स के उपयोग से किया। आकर्षक महिलाएं जिनके पास हमेशा कोक होता था। कोक ने रेडियो से लेकर टीवी तक नई तकनीक पेश की गई। कोक हमेशा इन नए स्थानों पर विज्ञापन देने के लिए पैसा लगाने के लिए तैयार था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई माध्यम विकसित किए कि हर जगह हर कोई उनके उत्पाद के बारे में जानता हो। हालांकि कोक को ज्यादातर सोडा फव्वारों में बेचा जाता था। इससे कोक को भारी मात्रा में पैसे बचाने में मदद मिली क्योंकि उन्हें बस सिरप वितरित करना था और फिर जो कोई भी इसे बेच रहा था उसे कार्बोनेटेड पानी के साथ मिलाना था। कोक के लिए शिपिंग और वितरण लागत बहुत कम थी। लेकिन फिर एक दिन बेंजामिन और जोसेफ नाम के दो वकील एएसए कैंडलर के पास एक विचार लेकर आए, चलो इसे बोतल बंद करते हैं। कैंडलर ने सोचा कि यह वास्तव में एक बेवकूफी भरा विचार है। बोतल बंद करना बहुत महंगा और जटिल था। लेकिन बेंजामिन और जोसेफ ने कहा कि वे इसे बोतल बंद करते हैं। कैंडलर ने सहमति जताते हुए हस्ताक्षर कर दिए, इसलिए वे सभी लागत और जोखिम स्वयं उठाएंगे। एक अनुबंध के तहत उन्हें कोका कोला के लिए मात्र $1 की मामूली फीस पर पूर्ण बोतलबंदी अधिकार दिए गए। कैंडलर ने सोचा कि यदि इस असंभावित परिदृश्य में कि बोतलबंदी का यह विचार वास्तव में सफल हो गया तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इसका सीधा सा अर्थ था कि वह निश्चित रूप से बहुत अधिक कोक सिरप बेच सकेगा। जैसा कि हम अब जानते हैं कि बोतलबंद कोक अकल्पनीय रूप से बड़ी सफलता नहीं थी। ग्राहक बोतलबंद कोक को बहुत पसंद करते थे। कोका की बिक्री कोला की कीमतें पहले से कहीं अधिक थीं और हर साल बढ़ रही थीं। बेशक यह वास्तव में उत्पाद के कारण नहीं था, वहां अनगिनत समान पेय थे। मुझे याद है कि कोका कोला किसी अन्य पेय की नकल थी। वैसे भी तेजी से विकास का कारण हर उत्पाद का विपणन था। एक साल में कोका कोला ने विज्ञापन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया और हर साल कोका कोला की बिक्री में वृद्धि हुई। हालांकि यकीनन कोका कोला की सबसे बड़ी सफलता एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्रोत से आई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यह घोषणा की गई कि चीनी को बाजार में उतारा जाएगा।
हालांकि कोका कोला ने बेतुका दावा किया कि उन्हें चीनी की राशनिंग से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि कोक एक आवश्यक युद्धकालीन उत्पाद था, और इससे भी अधिक बेतुका यह है कि सरकार इस बात से सहमत थी कि ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि कोका कोला ने सरकारी खरीद के लिए लॉबिंग पर भारी मात्रा में धन खर्च किया था। वित्त पोषित सरकार को कोच के लाभों के बारे में समझाने के लिए अनगिनत अध्ययन किए गए और उन्होंने दावा किया कि कोक सैनिकों का मनोबल बनाए रखेगा और उनमें ऊर्जा का संचार करेगा। अंततः अमेरिकी सरकार ने राशनिंग बोर्ड में कोका कोला के एक कार्यकारी को नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने कोका कोला को राशनिंग बोर्ड में एक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया। चीनी राशनिंग से छूट, जबकि हर दूसरी कंपनी को युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की मात्रा कम करनी पड़ी, और कोका कोला ने यही नहीं रोका कि राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से वादा किया कि हम देखेंगे कि वर्दी में हर आदमी को $5 में कोका कोला की एक बोतल मिलेगी। सेंट जहां भी वह हो और जो भी लागत, हमारी कंपनी अब इस कम कीमत पर बेचकर कोका कोला प्रत्येक बेची गई पेय पर पैसा खो देंगे। और फिर भी यह निर्णय पूरी तरह से प्रतिभाती, सबसे पहले जनता और विशेष रूप से सैनिकों की नजर में इसने एक मजबूत संबंध बनाया कूच और युद्ध प्रयास से जुड़े, और कूच को लाखों अमेरिकियों के मन में भारी जन समर्थन और सद्भावना प्राप्त करने में मदद की। कोच और देशभक्ति एक दूसरे से जुड़ गए। कोच ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए नए युद्धकालीन विज्ञापन चलाए, जिसमें सैनिकों को कोक की बोतलें पकड़े दिखाया गया। लेकिन केवल इतना ही नहीं कि पर्दे के पीछे कोच ने क्या किया था। उनकी मदद के लिए पैसे जुटाने के बारे में सरकार से समझौता किया, विदेशों में कोका कोला बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए गए। उनका दावा था कि इससे अमेरिकी प्रभाव फैलेगा और सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह था कि कर भुगतान युद्ध के दौरान के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को निधि देने में मदद कर रहा था। दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर 64 कोक बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए गए थे। महाद्वीपों में अधिकांशतः सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीशियनों को, जिन्होंने युद्ध के दौरान कोका कोला संयंत्र स्थापित किए थे, टैंकों और विमानों की मरम्मत करने वाले लोगों के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और चूंकि कोक अब दुनिया में कहीं भी रहने वाले सैनिकों के लिए सुलभ था, इसलिए उन्होंने इसे साझा करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कोक को और भी अधिक नए देशों में फैलाने में मदद की। सैनिक युद्ध के दौरान कोक द्वारा भेजे गए ए टेस्ट ऑफ होम के लिए इतने आभारी थे कि वे इस पेय के सबसे बड़े समर्थक बन गए। अमेरिकी सेना मूल रूप से कोका कोला की बिक्री करने वाली सेना बन गई, जिसने कोक के प्रति नए लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। हालांकि युद्ध का अधिकांश कंपनियों और लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, लेकिन कोका कोला पहले से कहीं अधिक तेजी से दुनिया भर में फैल रहा था। आज दुनिया में केवल 2 देश हैं जो कोक नहीं बेचते हैं, क्यूबा और उत्तर कोरिया, और कोक डील युद्ध के दौरान बनाए गए उत्पाद ही कोक के तेजी से वैश्विक विस्तार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। अब कोका कोला के इस दिल को छू लेने वाले विचार के साथ एक छोटी सी समस्या है कि एक देशभक्त कंपनी के रूप में अमेरिकी सैनिकों की देखभाल करना। वह यह है कि युद्ध के दौरान कोका कोला कंपनी ने नाजी जर्मनी को भी कोक की आपूर्ति की जा रही थी। हाँ, जबकि अमेरिका में कोक जर्मनी में सैनिकों का समर्थन करने के बारे में प्रचार कर रहे थे, वे खुद को अमेरिकी से अलग करने की कोशिश में व्यस्त थे और अक्सर कोक के लोगों को झंडे के साथ दिखाते थे। कोक को हिटलर यूथ रैलियों में भी वितरित किया गया था और विज्ञापित किया गया था। नाजी शैक्षिक पुस्तिकाओं पर कोका कोला वस्तुतः दोनों पक्षों के साथ खेल रहा था। आखिरकार जर्मनी उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, प्रतिबंध लागू किए गए, जिससे अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए जर्मनी को कई वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई। इसका मतलब था कि वे बेच नहीं सकते थे। लेकिन जर्मनी में कूच के सबसे बड़े बोतलबंद परिचालन के प्रमुख मैक्स काई नामक व्यक्ति के मन में इन प्रतिबंधों का मुकाबला करने का एक विचार आया। उन्होंने स्थानीय रसायनज्ञों से एक नया पेय बनाने के लिए कहा जो कोक के समान था, लेकिन कोक से नहीं बनाया गया था। कोक सिरप अब आयात नहीं किया जा सकता था, इसे अन्य खाद्य उत्पादों जैसे सेब फाइबर के बचे हुए टुकड़ों से बनाया गया था। इस नए पेय को बाद में फैंटा नाम दिया गया और चूंकि युद्ध के कारण कई अन्य पेय प्रतिबंधित थे, इसलिए फैंटा अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो गया। नाजी जर्मनी। कुछ सूत्रों का तो यह भी कहना है कि किथ ने इसे बनाने के लिए एकाग्रता शिविरों से बलपूर्वक श्रम का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि युद्ध के अंत में इस नए फैंटा पेय का सारा मुनाफा कोका कोला मुख्यालय में वापस चला गया और मैक्स को वापस लाया गया। कोका कोला कंपनी में पदोन्नति दी गई और 1955 तक कोच दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में फैंटा बेच रहे थे।
बेशक उनके इतिहास के बहुत से हिस्सों की तरह कोक ने खुद को इस बात से दूर रखने की कोशिश की कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि कोका कोला ऐसा करने में कभी सक्षम नहीं हो सका। दुनिया भर में इतनी तेजी से विस्तार नहीं कर सकते थे यदि उनके पास पॉलीगोट की एक टीम नहीं होती जो कई भाषाएं बोल सकती थी, जो हमें हमारे वीडियो प्रायोजक लिंगोड़ा तक ले जाती है। यूरोप का सबसे बड़ा ऑनलाइन भाषा स्कूल अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। चाहे आप यात्रा करना चाह रहे हों, दुनिया भर में घूमें और स्थानीय लोगों से बात करें, या फिर आप व्यापार करना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में भाषा सीखना एक अत्यंत उपयोगी और रोचक कौशल है। लेकिन लिंगोड़ा के साथ आपको कक्षा में आने जाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। 24/7 ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, इसलिए आप जब भी सुविधाजनक हो तब भाग ले सकते हैं और फिर भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणित मूल स्तर के शिक्षकों से सीखना। एक और बात जो मुझे लिंगोड़ा के बारे में वास्तव में पसंद है वह यह है कि वे स्प्रिंट चैलेंज नामक 2 महीने का गहन भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और यदि आप उन सभी पाठों में भाग लेकर चुनौती पूरी करते हैं जिनके लिए आपने साइन अप किया है, तो आप 100 तक प्राप्त कर सकते हैं % कैशबैक। इसलिए यदि आप अपनी लक्षित भाषा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो लिंगोड़ा आपको प्रेरित रखने और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखने के लिए एकदम सही है। नीचे दिए गए विवरण में मेरे लिंक के साथ अभी जुड़े और अपनी जमा राशि पर €20 या $25 की छूट पाएं। फिर वापस आए। कहानी में कोक आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि उनका सबसे बड़ा रहस्य पेय का गुप्त सूत्र है, जो नाटकीय प्रभाव के लिए एक उच्च सुरक्षा तिजोरी में छिपा हुआ है। लेकिन सूत्र इतना गुप्त नहीं है, यह विकिपीडिया पर है। बेशक कोका कोला की सफलता का इससे बहुत कम लेना देना है। सूत्र के साथ आप एक क्लोन उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं जा रहे हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए। आइए देखें कि एक दिन एक नए स्कूल की शिक्षिका ने प्रधान अध्यापक को सुझाव दिया कि वे स्कूल की वेंडिंग मशीनों में कुछ फलों के रस जैसे कुछ स्वस्थ विकल्प जोड़े। जब उन्हें बताया गया कि यह संभव नहीं होगा तो वह भयभीत हो गईं, क्योंकि स्कूल का कोका कोला के साथ एक विशेष अनुबंध था। कोच ने स्कूल को $3,000 प्रति वर्ष या लगभग $1 प्रति छात्र का भुगतान किया, ताकि यह तय किया जा सके कि स्कूल कौन सा उत्पाद बेचेगा। ऐसा पता चला है कि इस तरह के अनुबंध अनगिनत विभिन्न स्कूलों के साथ किए गए थे। कोक की पालना से लेकर कब्र तक की रणनीति मूल रूप से किसी को जीवन भर के लिए कोक का ग्राहक बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि वे इसे कम उम्र से ही पिएं। कोक के एक विपणन प्रमुख ने बताया कि कम उम्र में उन्हें कोक का ग्राहक बनाना कहीं अधिक आसान है। कुछ अनुबंधों में स्कूल अपने बच्चों को कोका कोला बेचकर अतिरिक्त धन भी कमा सकते थे, और चूंकि कई स्कूलों के पास पर्याप्त धन नहीं था और उन्हें धन की सख्त जरूरत थी, इसलिए वे बाद में बड़े होने पर उन्हें बदलने का प्रयास नहीं कर सकते थे। शेल कोक के उत्पादों को अपने बच्चों तक पहुंचाना कई तरीकों में से एक है। कोक ने बच्चों के लिए विज्ञापन के नियमों को दरकिनार करने में कामयाबी हासिल की है। दूसरा तरीका यह है कि कोक ने अनगिनत संग्रहणीय वस्तुएं बनाई हैं, जिनमें बार्बी डॉल, खेलने वाली कारें, बोर्ड गेम, डिलीवरी ट्रक और अन्य खिलौने शामिल हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे वयस्कों के लिए हैं। फिर बेशक क्रिसमस के सभी विज्ञापनों में जानबूझकर सांता को बांध दिया जाता है। 1982 में के और कोका कोला के साथ साथ प्रभावशाली बच्चों के दिमाग में के ने कोलंबिया पिक्चर्स को भी खरीद लिया, ताकि वे आसानी से अपनी फिल्मों में उत्पाद प्लेसमेंट को एकीकृत कर सकें। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्म स्टूडियो को बेच दिया और कोक उत्पाद प्लेसमेंट के बजाय अन्य कंपनियों को भुगतान करने का फैसला किया। लेकिन उत्पाद प्लेसमेंट पारिवारिक फिल्मों में एक चतुराईपूर्ण खामी है, जो उन्हें बच्चों को लक्षित करने के नियमों को दरकिनार करने की अनुमति देती है, और यह काम करती है। शोध से पता चला है कि शिशुओं के लिए भी कोक दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ब्रांडों में से एक है, लेकिन 80 के दशक में कोक के लिए एक समस्या उभर रही थी, और कोक के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में और अधिक डेटा एकत्रित हो रहा था। कोक के कारण दांतों के सड़ने की हमेशा से चिंता रही है, लेकिन नए डेटा से पता चला है कि कोक के कारण मोटापा, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन बच्चों में से 18 ने पाया कि एक अतिरिक्त मीठा शीतल पेय भी एक दिन में उनके मोटे होने की संभावना 60% अधिक थी। दूसरे ने दिखाया कि यदि शिशुओं को चीनी का अधिक सेवन कराया जाए तो वे जीवन भर चीनी पर निर्भर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे।
एक ऐसे ब्रांड के लिए जो अपनी संपूर्णता की छवि पर बना है, यह एक बड़ा झटका था क्योंकि यह इतनी व्यापक स्वास्थ्य समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ था। खासकर तब जब कोक सक्रिय रूप से अपने पेय के बड़े और बड़े आकार की पेशकश करने की रणनीति पर काम कर रहा था। इससे भी मदद नहीं मिली कि पेय में कैफीन था। कोका कोला ने दावा किया यह केवल स्वाद के लिए था, लेकिन अंधे स्वाद परीक्षणों में लोग गैर कैफीन युक्त संस्करण के साथ अंतर नहीं बता सकते थे। इससे कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि कोक इस नशे की लत कैफीन को एक ऐसे पेय में क्यों जोड़ना जारी रखता है जो बच्चों को इतना बेचा जा रहा है। हालांकि सोडा उद्योग को भी इसी तरह का एहसास हुआ कि तंबाकू उद्योग को भी यह एहसास हुआ है कि नीतियों पर बहस करने की तुलना में विज्ञान पर संदेह करना आसान है, क्योंकि आप हमेशा यह दावा कर सकते हैं कि अधिक शोध की आवश्यकता है। इसलिए पर्दे के पीछे कोक सैकड़ों हजारों डॉलर बहा रहा था। शीतल पेय और मोटापे और मधुमेह के बीच संबंध पर संदेह जताने वाले अध्ययनों में आश्चर्य की बात नहीं है। कोक द्वारा भुगतान किए गए अध्ययनों में आमतौर पर दावा किया गया था कि कोक से कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा नहीं हो रही हैं। हालांकि उन्होंने सुविधाजनक रूप से यह उल्लेख नहीं किया कि उन अध्ययनों को किसने वित्त पोषित किया था। कोक ने चीनी करों और मजबूत आहार दिशा निर्देशों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों की पैरवी करने पर भी लाखों डॉलर खर्च किए। उन्होंने कथित तौर पर सौदे किए बंद दरवाजों के पीछे कुछ राजनेताओं को दान देने के बारे में, कोक के लिए विशेष उपचार के पक्ष में अभियान चलाने के बारे में, वे महान एथलेटिक प्रदर्शन और कोका कोला के बीच संबंध का भ्रम पैदा करने की कोशिश करने के लिए एथलीटों और प्रमुख खेल आयोजनों को प्रायोजित करने में अरबों डॉलर खर्च करना जारी रखते हैं। हालांकि के अच्छी समझ यह थी कि वे केवल कुछ समय तक ही भंडारण कर सकते थे, इससे पहले कि विज्ञान इतना निर्विवाद हो जाए कि विवाद करना मुश्किल हो जाए। इसलिए उन्होंने अन्य पेय पदार्थों में विस्तार करना शुरू कर दिया, उदाहरण के लिए दानानी नामक एक बोतलबंद पानी का ब्रांड। हालांकि यह तुरंत विपरीत हो गया जब इसे यूके में लॉन्च किया गया, क्योंकि यह जल्दी ही पता चला कि यह महंगा है। बोतलबंद पानी मूलतः एक स्थानीय नल से निकला था। अब बिल्ली ने यह समझाकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि वे पानी को किसी प्रकार की शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारते हैं, लेकिन इससे मामला और भी खराब हो गया, क्योंकि पता चला कि उन्होंने गलती से खराब खनिज पदार्थ मिला दिए थे। परिणामस्वरूप पानी दूषित हो गया। सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण दुकानों से 5 लाख बोतलें वापस लेनी पड़ी। दूसरे शब्दों में, कोक का एक स्वस्थ पेय बनाने का प्रयास महंगा दूषित नल का पानी बेचने के आरोप के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोक की संदूषण समस्याओं में सबसे खराब नहीं था। 1999 में बेल्जियम में बच्चे कोका कोला पीने के बाद बीमार होने लगे। अंततः इससे मृत्यु हो गई। सभी कोक उत्पादों को वापस बुलाया गया। फ्रांस ने भी खराब कोक के कारण 100 से अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना दी तथा अपने उत्पादों पर भी अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी इनमें से किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमी थी तथा उस पर भारत में समस्या को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया गया। कोच पर अपशिष्ट जल से भूजल को दूषित करने का आरोप लगाया गया था। कोक ने वास्तव में स्वीकार किया कि उनके पास अपशिष्ट जल की समस्या है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इस समस्या को ठीक कर देंगे। हालांकि बाद में स्वतंत्र परीक्षणों में अभी भी कोका कोला के भारतीय संयंत्रों में उत्पादित विषाक्त कीचड़ के निशान पाए गए, जिसने कथित तौर पर भूमि को बंजर बना दिया है। इसे पीने वाले स्थानीय पशुओं की मृत्यु हो गई तथा स्थानीय किसानों की आजीविका नष्ट हो गई। नई दिल्ली स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने भी घोषणा की है कि उसने कोक और पेप्सी में कीटनाशक पाया है, जिसके लंबे समय तक सेवन से कैंसर, जन्म दोष और पर्यावरण में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली एक स्थानीय गांव की एक महिला ने बताया। पत्रकारों ने कहा कि इस कंपनी के आने से पहले हमारा जीवन आरामदायक और सुंदर था, लेकिन कंपनी के आने के 6 महीने के भीतर ही पानी का स्वाद बदल गया। एक अन्य ने कहा कि जब हम नहाते हैं तो हमारा सिर तैरने लगता है, जिससे दर्द होता है और हम पूरे शरीर को खुजला लेते हैं और कोच का पर्यावरण रिकॉर्ड लगातार खराब होता जा रहा है। आप देखिए, कंपनी कई सूखे वाले क्षेत्रों में बोतलबंद संयंत्र भी चलाती है और अधिकारियों ने उपलब्ध पानी में नाटकीय गिरावट के लिए कोक को दोषी ठहराया है। यह समस्या मेक्सिको के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से खराब थी, क्योंकि 2000 और 2006 के बीच मेक्सिको के राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले कोका के प्रमुख थे। कोला मेक्सिको के राष्ट्रपति ने निर्वाचित होने के बाद अपनी पूर्व कंपनी को अनुकूल व्यवहार देना शुरू कर दिया और अपने राष्ट्रपतित्व के दौरान उन्होंने कोका कोला को 27 जल रियायतें दी, जिसके बारे में कई लोगों का दावा है कि इससे कोक को पानी को प्रदूषित करने और यहां तक कि स्वदेशी लोगों के स्वामित्व वाले पानी को चुराने की अनुमति मिल गई। एक
एक बार बार उन्होंने ब्लाइंड टेस्ट परीक्षण दोहराया और डेटा स्पष्ट था कि नया फॉर्मूला अधिक लोकप्रिय था और इसलिए कोका कोला की 100 वर्षीय वर्षगांठ से ठीक पहले उन्होंने अकल्पनीय किया। उन्होंने कोका कोला फॉर्मूला बदल दिया और इसे नए कोक से बदल दिया। कोका कोला जल्द ही घोषणा करने वाला है कि इसे क्या कहा जाएगा। पेप्सी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकास। कोला का कहना है कि कोक केवल पेप्सी की सफलता से मेल खाने की कोशिश कर रहा है। ये दो उत्पाद पेप्सी और कोक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर टक्कर ले रहे हैं और मेरे विचार में दूसरे व्यक्ति ने बस पलक झपकाई और तुरंत अराजकता शुरू हो गई। हर एक दिन हजारों कूच के दफ्तर में फोन कॉल और पत्र आने लगे जिनमें परेशान लोग थे जो कि मैक के पुराने संस्करण की भीख मांग रहे थे और जो लोग इस बात से पूरी तरह नाराज थे कि केके ने मूल फॉर्मूला छीनने का साहस किया था। कूच को उम्मीद थी कि हंगामा जल्दी ही शांत हो जाएगा, खासकर जब से उन्होंने के मैक के पुराने संस्करण की भीख मांगी है। एक बार जब लोगों ने वास्तव में नया फार्मूला आजमाया, लेकिन आक्रोश और भी बढ़ गया। मीडिया भी उतनी ही शिकायतों से भरा हुआ था और कोक की फोन लाइनें भी, जो लगातार महीनों तक शिकायतों से जाम रहीं। जब विशाल स्क्रीनों पर नए कोक के विज्ञापन दिखाए गए और स्टेडियम में लोग जोर से चिल्लाने लगे, हूटिंग की गई, यह नई कोक से नफरत करने के लिए लोकप्रिय हो गया। बेशक शिकायत करने वाले कई लोगों ने नए फार्मूले की कोशिश भी नहीं की थी। जैसा कि एक कोक कर्मचारी ने कहा कि हम देवताओं के अमृत को पेश कर सकते थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जल्द ही था। यह बहुत स्पष्ट है कि स्वाद कोई मुद्दा नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधे स्वाद परीक्षणों में नया कोक तकनीकी रूप से बेहतर स्वाद देता है या नहीं। कोक की सफलता कभी भी स्वाद के बारे में नहीं थी। इसकी अविश्वसनीय मार्केटिंग के कारण दुनिया ने कोका कोला को एक पुराने के रूप में देखा। लगभग 100 वर्षों तक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा रहा कोक हमेशा मौजूद रहा। दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, यह कभी नहीं बदला। यह एक प्रतीक था और लोगों के लिए इतना मायने रखने वाली चीज को बदलना विश्वासघात माना जाता था। एक गुस्से भरे पत्र में टिप्पणी की गई थी कि कोक को बदलना यह घास को बैंगनी बनाने जैसा है। दूसरे ने दावा किया कि आपने मेरा बचपन छीन लिया है। महीनों बाद भी विरोध प्रदर्शन कम नहीं हो रहे थे और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी को पुराने फॉर्मूले पर वापस लौटना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। ऐसे बहुत कम उदाहरण थे। कंपनी के निर्णय के विरुद्ध इतिहास में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, तथा इसके बावजूद भी नई कोच आपदा कूच की सबसे बड़ी विपणन सफलताओं में से एक साबित हुई। आप देख सकते हैं कि जब कोक ने हार मान ली और क्लासिक कोक नाम से मूल फार्मूला वापस लाया, तो अचानक सारा गुस्सा उल्लास और प्रशंसा में बदल गया। अचानक कंपनी में आने वाले सभी पत्र और फोन कॉल बंद हो गए। प्रशंसक कंपनी को धन्यवाद दे रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे कि यह उनके लिए कितना मायने रखता है। एक कोक विपणनकर्ता ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि हमने पुराने स्वाद को पुनः पेश करने के तुरंत बाद कैंसर के इलाज का आविष्कार कर लिया है। कोक की बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। बिजनेस वीक ने पूरे मामले को विपणन भूल करार दिया। दशक की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी के रूप में कुछ संशयवादी विश्लेषकों का मानना था कि कंपनी ने प्रचार के लिए और ग्राहकों को यह याद दिलाने के लिए यह सब किया था कि कोक उनके लिए कितना मायने रखता है। अगर यह शराब बनाने का स्टंट वास्तव में योजनाबद्ध था, तो यह कल्पना की जा सकने वाली सबसे बड़ी विपणन रणनीतियों में से एक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए कोक के बारे में सोचना कोक द्वारा एक भयावह गलतफहमी थी। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि लोग नए कोक को पसंद करेंगे। वास्तव में उन्होंने क्लासिक संस्करण को फिर से पेश करने के बाद भी दुकानों में नए कोक को उपलब्ध रखा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक बार लोगों के पास वास्तव में नए कोक को आजमाने के लिए अधिक समय होगा। स्वाद अंततः लोग नए फार्मूले में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं कोका कोला कंपनी का अध्यक्ष डॉन के हूँ। जब हम आपके लिए कोक का नया स्वाद लेकर आए तो हमें पता था कि लाखों लोग इसे पसंद करेंगे और लाखों लोग करते हैं, और हमें पता था कि यह कोक के स्वाद को हरा देगा। हमारा प्रमुख प्रतिस्पर्धी और यह वही करता है जो हम नहीं जानते थे कि आप में से कितने हजार लोग फोन करेंगे और हमें मूल कोका कोला के क्लासिक स्वाद को वापस लाने के लिए लिखेंगे। खैर, हमने पढ़ा और हमने सुना और आप जानते हैं कि बाकी वे दोनों हैं। कोक और कोका कोला क्लासिक का नया स्वाद आपका है। आपकी पसंद का अधिकार वापस आ गया है, लेकिन वे फिर से गलत थे। न्यू कोक की कोशिकाओं में कभी सुधार नहीं हुआ और अंततः इसे प्रचलन से पूरी तरह से हटा दिया गया। हालांकि पूरी तरह से गलत होने के बावजूद अंतिम परिणाम यह था कि न्यू कोक में कोई सुधार नहीं हुआ था। अनजाने में लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें असली कोक कितना पसंद है।
इस पूरी चीज ने लोगों को कोक के प्रति पहले से कहीं अधिक लगाव और वफादारी महसूस करने में मदद की। यही कारण है कि न्यू कोक अब तक की सबसे सफल गलतियों में से एक थी, लेकिन इस सब का सबसे पागलपन भरा हिस्सा यह साबित हो गया था। बार बार ऐसा होता है कि एक परीक्षण में जहां लोगों को यह नहीं पता था कि कौन सा पेय कौन सा है, लोग इसे किस रेटिंग देते हैं। कोक सर्वश्रेष्ठ, पेप्सी दूसरे और ओरिजिनल कोक तीसरे स्थान पर। यही कारण है कि कोक हर साल विज्ञापन पर अरबों खरबों खर्च करना जारी रखता है। भले ही दुनिया की पूरी आबादी के लगभग 94% लोग पहले से ही बिल्ली के लोगों को पहचानते हैं और हर साल कोका कोला की 2 अरब से अधिक सर्विंग्स पी जाती है। कोक की छवि ऐसी है कि उसे लगातार मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आप बच्चों के स्वास्थ्य पर कोक के विनाशकारी प्रभाव, सरकारों के खिलाफ उनकी पैरवी और अनगिनत विवादों के बारे में सुन सकते हैं जिन्हें उन्होंने दबाने की कोशिश की है। लेकिन क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि अंततः कोक ने आपको कभी भी अपना चीनी वाला पानी बेचने की कोशिश नहीं की। वे आपको अच्छे समय, दोस्तों, परिवार और खुशनुमा यादों के साथ बेचते हैं। कोक खुद को एक पुराने दोस्त के रूप में पेश करता है और दोस्तों के बीच थोड़ा विवाद क्या है, दुनिया को सिखाएं।